वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी बायो सावर्ट नियम की, साथ में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण को भी समझा था। आज अपने बात करने वाले हैं बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग की, कि बायो सावर्ट का नियम जो है वो किस प्रकार से धारावाही चालक पदार्थों के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सहायक होता है। तो सबसे पहला अपना अनुप्रयोग होगा कि परिमित लंबाई, परिमित मतलब सीमित लंबाई का अपने पास धारावाही चालक तार होगा। लाइकवाइज इस प्रकार से उसके कारण हमें एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो अपने पास एक धारावाही चालक तार होना चाहिए। सपोज दैट ये एक चालक तार है, ये धारावाही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो आई मान की। इससे एक निश्चित दूरी पे कोई भी पॉइंट लेंगे अपने, उस पॉइंट पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वो भी पूरे तार के कारण। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि ये एक धारावाही चालक तार हो गया। यहाँ इसमें मैंने ये मान लिया कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया ओ। ये जो ओ पॉइंट है वो चालक तार के मध्य में है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ओ पॉइंट चालक तार के किसी भी बिंदु पे हो सकता है, वो मध्य में हो सकता है, वो किनारों पे हो सकता है, या फिर चालक तार के बीच में कहीं भी पॉइंट पे हो सकता है। तो जो भी कंडीशन रही होगी वो यहाँ पे चालक तार पे कहीं भी एक पॉइंट है, इस चालक तार से वो एक निश्चित दूरी मान ली स्मॉल आर। इस स्मॉल आर दूरी पर हमें करना क्या है? इस स्मॉल आर दूरी पर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया एक पी। इस पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? जैसा कि हम जानते हैं कि धारावाही चालक तार में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हमें बायो सावर्ट नियम प्रयोग में लेना होता है। अब बायो सावर्ट नियम के बारे में हम ये भी जानते हैं कि बायो सावर्ट नियम अल्पांश पे काम करता है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर एक अल्पांश लोगे। अब अल्पांश मैंने क्या किया कि ये जो सेंटर पॉइंट ओ है ना, सेंटर पॉइंट यानी कि कोई बिंदु ओ है, उससे एल लंबाई पर यहाँ पे मैंने एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश कितना मान लिया? डी एल मान लिया। तो ये जो अल्पांश है वो केंद्र बिंदु यानी कि किसी भी बिंदु ओ से कितनी दूरी पे है? स्मॉल एल दूरी पे है। अब यदि आपको याद हो बायो सावर्ट नियम में आपने क्या क्या किया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि बायो सावर्ट नियम में कुछ ऐसी कंडीशन थी। एक निश्चित दूरी आर पे हमने पॉइंट पी लिया था, और ये जो आर दूरी थी ना बच्चों, ये दूरी ये नहीं है। हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने जो भी अल्पांश लिया है dl, इस अल्पांश से हमने ये दूरी मेजर की थी बायो सावर्ट नियम में। जबकि ये जो दूरी है वो तार से कोई अभिष्ट दूरी है, तो हमें डिस्टेंस एक और मेजर करनी पड़ेगी जो कि अल्पांश के मध्य बिंदु से और अभिष्ट बिंदु P को मिलाएगी। यानी कि हमें यहाँ से एक दूरी मेजर और करनी पड़ेगी जो इस प्रकार किसको मिला रही है? P पॉइंट को मिला रही है। इस दूरी का नाम हमने R दिया था। यहाँ पे हम R दूरी और ऑलरेडी किसी अन्य डिस्टेंस को दे चुके हैं, तो इस दूरी को आप कितना मान लो? X मान लो। इसके पश्चात आपको पता है हमने क्या किया? अल्पांश और इस अभिष्ट दूरी के बीच में एक एंगल माना था, वो भी ऊपर की साइड। तो अल्पांश और अभिष्ट दूरी के बीच में आपने एक एंगल मान लिया, कितना? थीटा। ऐसा काम हमने बायो सावर्ट नियम में किया था और ऐसा ही काम हमें यहाँ पे करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे। सबसे पहले हमने क्या समझा कि भाई एक तार था अपने पास, उस तार से कोई निश्चित दूरी है, आर दूरी पे पी पॉइंट है, और हमें यहाँ पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने इसके ऊपर एक अल्पांश की कल्पना की, अल्पांश से इसकी अभिष्ट दूरी को मान लिया जो भी आता है, और अल्पांश और अभिष्ट दूरी के बीच में हमने एंगल डिफाइन कर लिया। सो अपने पास में ये एक डायग्राम बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे जब बायो सावर्ट नियम हम अप्लाई करेंगे इस केस में, तो बायो सावर्ट नियम जो भी है वो चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल अल्पांश के कारण हमें प्रदान करेगा। यानी कि इस अल्पांश dl के कारण हमें इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र db के रूप में मिल जाएगा। हमें कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें db का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। आइए बात करते हैं काम होगा कैसे। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे? चूंकि बायो सावर्ट नियम से
डी एल अल्पांश के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, डी बी। सूत्र क्या था बायो सावर्ट के कारण, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे यहाँ पे दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे दूरी कौन सी आएगी, यहाँ पे आर आएगा या एक्स आएगा। आपको याद होगा बायो सावर्ट में हमने अल्पांश से अभिष्ट दूरी मानी थी किसी पॉइंट की, तो यहाँ अल्पांश से अभिष्ट दूरी है वो बच्चों x है, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर न कि r का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये जो दूरी आती है वो अल्पांश और अभिष्ट बिंदु के बीच की दूरी होती है, और ऐसा ही हमने बायो सावर्ट नियम में देखा था। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे आपको dB से b प्राप्त करना है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा समीकरण का, लेकिन उससे पहले हमें dl और x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। किसकी, dl और x की। आई तो धारा प्रवाहित हो रही है, नो डाउट, थीटा एंगल बन रहा है। हमने ये जो अल्पांश लिया है dl, वो dl वास्तव में कितनी लेंथ का है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो x दूरी है, वो x दूरी हमने तो मानी है कि भी x डिस्टेंस है, तो x का मान फिर होगा कितना, हमने तो केवल माना है, काल्पनिक बात हो गई है, हमें उसका रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा। तो हमने एक तो dl को माना है और एक x को माना है। r दूरी क्वेश्चन में गिवन होती है, ये दूरी दी गई होती है क्वेश्चन में कि भाई 2 मीटर या 4 मीटर पे आपको चुंबकीय क्षेत्र याद करना होता है, लेकिन हमने dl और x को माना है, तो हमें dl और x की वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, और दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो dB का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। फिर हम उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो अपने पहला काम होगा dl और x का मान ज्ञात करना। उसको आप कैसे करोगे, तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा, ये एक सरल रेखा हो गई, ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो बच्चों ये बन जाएगा 180 माइनस थीटा, ये कंप्लीट एक कोण बन जाएगा। कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा। अब आप लोगों को एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा, मैं इस dl को थोड़ा दूर मेज़र कर लेता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों, एक पॉइंट है, सपोज दैट ए, अल्पांश के बिल्कुल बीच में एक ए पॉइंट है, तो आपको त्रिभुज नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये बनता है 90 डिग्री OPA, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में आपको 2 बार, एक बार तो पहले कोट थीटा का सूत्र लगाना है, किसका, कोट का, और अगली बार बच्चों लगाना है कोसेक का। तो कोट थीटा नहीं होगा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा होगा, तो एक बार तो सूत्र लगेगा कोट 180 माइनस थीटा, और अगली बार सूत्र लगेगा कोसेक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप त्रिभुज कौन सा काम में लोगे, OPA में सबसे पहले बच्चों आप सूत्र लगा दो कोट 180 माइनस थीटा। तो आप चाहो ना यहाँ पे, आप यदि यहाँ पे चाहो तो आप टेन और सेक का भी लगा सकते हो, टेन 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा, यानी कि कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है। भी कोट लगाया तो कोसेक साथ में लेना है, मतलब ये हो गया कि इसमें हमें 2 बार 2 फॉर्मूले लगाने, या तो कोट और कोसेक का लगाओ या टेन और सेक का लगाओ। ऐसा क्यों है, यही कॉम्बिनेशन आवश्यक क्यों है, क्योंकि आगे जब अपने वैल्यू पुट करेंगे ना, तो एक दूसरे की वैल्यूज है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी प्रकार यदि आप इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हो ना, जिससे आपको dl और x की वैल्यू मिलेंगी, तो वो वैल्यू भी आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो इनको कैंसिल करवाने के लिए, अपना प्रभावी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोट कोसेक या फिर टेन और सेक अपने पुट करते हैं। ओके, तो अब आप कोट 180 माइनस थीटा, अब लाल बटा कक्का से कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, अब कोट तो टेन का उल्टा होता है, तो बन जाएगा क्या, आधार बटे में लंब। तो आधार बच्चों यहाँ पे कौन सा होगा, लंब तो एंगल के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो आधार हो जाएगा ये OA, तो ये बन जाएगा OA। और OA को आप क्या कहोगे, O से लेके L तक है वो L डिस्टेंस है, बटे में अभिलंब, अभिलंब होगा बच्चों R। यहाँ से आप L ज्ञात करना जरा, कोट 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कोट 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कोट थीटा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है, और द्वितीय चतुर्थांश में कोट है वो माइनस का रहता है, तो ये हो जाएगा L बटे R। तो यहाँ से आप L का मान ज्ञात करो, माइनस का R कोट थीटा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो DL चाहिए था, ये तो L निकल के आ गया। अब DL है, DL कैसे लेके आओगे भाई, L से L जो आपको समीकरण नंबर ये 2 नज़र आ रही है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो, तो हमें DL प्राप्त हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों ये बन जाएगा DL अपॉन डी थीटा इज इक्वल, कितना हो जाएगा, माइनस का R D अपॉन डी थीटा R
कोट थीटा। दोनों तरफ हमने अवकलन कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये तो dl अपॉन डी थीटा बन जाएगा, dl अपॉन डी थीटा बना रहेगा, इज इक्वल माइनस आर कॉन्स्टेंट होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। कोट थीटा का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस और माइनस बच्चों बन जाता है प्लस। तो यहाँ से आप dl की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, क्या बन जाएगा, डी थीटा सामने पहुँचा दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से यदि आप पक्षांतरण कर लेते हो तो dl बराबर क्या बन जाता है, आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपके लिए dl का मान निकल के आ गया। क्या किया हमने, कोट थीटा का सूत्र लगाया यानी कि कोट 180 माइनस थीटा का, और जो भी l प्राप्त हुआ उसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अब आप क्या करोगे, इसी त्रिभुज में लगा दोगे कोट के साथ में किसका फॉर्मूला, कोसेक का। तो पुनः त्रिभुज कौन सा है, OPA में सूत्र किसका लगाओगे, कोसेक का। कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे में अभिलंब बन जाएगा। कर्ण हो जाएगा PA जिसको अपने x बोलने वाले हैं, बटे में आ जाएगा बच्चों अभिलंब, और अभिलंब हो जाएगा r। तो x बराबर कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है, द्वितीय चतुर्थांश में मिला हमें ये 180 माइनस थीटा, तो कोसेक वहाँ पे होता है बच्चों प्लस का। तो यहाँ पे x बराबर क्या बन जाता है, ये तो हो गया कोसेक थीटा, और r गुना में पहुँच जाएगा तो बन जाएगा r कोसेक थीटा, समीकरण नंबर 4। तो आपको समीकरण 3 में तो वैल्यू नज़र आ रही है किसकी, dl की, और समीकरण 4 में वैल्यू नज़र आ रही है x की। dl और x की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 में पुट कर दो, db का एक स्टैंडर्ड मान प्राप्त हो जाएगा, और उसका अपने कर देंगे इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या समझे यहाँ से, तो अतः समीकरण 1 से आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो कितना बन जाएगा, db इज इक्वल म्यू नोट अपॉन 4 पाई, साथ में आई भी है मैं ले लेता हूँ साथ में, और यहाँ बचेगा dl। तो dl की वैल्यू पुट करो, dl है r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे x का स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर कर देना। तो r कोसेक थीटा है ना, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर। और साथ में बच्चों बचा हुआ है साइन थीटा। इतना काम हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक r से एक r कैंसिल। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे मान बचेगा म्यू नोट आई बटा 4 पाई, और यहाँ बचा हुआ है केवल r, यहाँ पे डी थीटा भी है साइन थीटा भी है, तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा डी थीटा। दैट्स समीकरण नंबर 5, db का फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। अब हमें यहाँ से b ज्ञात करना है कंप्लीट। ये जो अपने db प्राप्त हुआ है तो वो तो अल्पांश dl के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला है, हमें कंप्लीट चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है पूरे तार के कारण। इसके लिए आपको db का करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों db का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, b मिलेगा। तो सामने वाली राशि का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो b के रिस्पेक्ट में होगा और ये थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर है, वो एक कॉन्स्टेंट की भांति व्यवहार करेगा। अतः इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, तो म्यू नोट आई बटे में आ जाएगा 4 पाई आर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन थीटा डी थीटा, यानी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें आपको सीमित लंबाई नज़र आ रही है, सीमित लंबाई एक निश्चित पॉइंट से आगे वाले पॉइंट तक है, तो यहाँ पे हमें फिर निश्चित समाकलन करना होगा, हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। अब वो लिमिट क्या होंगी उसको देखते हैं। तार के दोनों किनारों को सबसे पहले P पॉइंट पे मिला दो, कुछ इस प्रकार से। सपोज दैट ये यहाँ पे मिल चुका है, ओके। यहाँ पे थीटा एंगल था, इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर निकालना पड़ेगा इस प्रकार से। आपको याद होगा बायोसावर्ट नियम में हमने एक जो लाइन ड्रॉ किया था उसमें ऊपर वाला एंगल थीटा माना था, तो ऊपर वाला एंगल थीटा यानी कि ये बन जाएगा θ1 और ये एंगल बन जाएगा θ2। कहने का मतलब इस किनारे पे θ1 एंगल है और इस किनारे पे θ2 एंगल है, तो हमें θ1 से लेके θ2, देखो लिमिट क्या पुट करनी है, हमें दूरी के रूप में लिमिट पुट नहीं करनी है। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के पदों में, तो हमें लिमिट भी थीटा के पदों की ही पुट करनी है। तो हमें थीटा के पदों की बात करें ना, तो तार की शुरुआत होती है θ1 से और तार खत्म होता है θ2 पे। तो प्रारंभिक लिमिट बन जाएगी θ1 और अंतिम किनारे की लिमिट बन जाएगी θ2। तो यहाँ पे बच्चों जो लिमिट आएगी वो θ1 से θ2 आएगी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो b बराबर क्या बनेगा, म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर, साइन थीटा का बनता है इंटीग्रेशन कितना
माइनस का कोस थीटा, माइनस का कोस थीटा, और लिमिट पुट कर दोगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। इतना काम बच्चों अपने यहाँ पे हो चुका है। ओके, सो बोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं आगे लिखने की। चलो अपने इधर का बोर्ड ये यूज कर लेते हैं। क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर बच्चों अपने यहाँ पे मिलेगा म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर, तो है ही म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर है। माइनस का मैंने निशान बाहर ले लेना है, तो बच्चों क्या बनेगा थीटा 2 यानी कि कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये थीटा 1 माइनस 2 बन जाएगा। हालांकि थोड़ा सा स्पेस कम होने का मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ। आप एक बार माइनस बाहर में लोगे तो ये बनता है थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिमिट पुट करने पे कोस के साथ में, और वापस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये थीटा 1 माइनस 2 बन जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पे बनेगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ऐसा हमें मान प्राप्त होगा। और ये समीकरण नंबर आ गई 6। रिजल्ट फाइनल अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, अब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल नहीं दिए गए होते। एंगल यहाँ पे बनता है, एक एंगल फाई 1 मान लिया और दूसरा एंगल यहाँ फाई 2 मान लिया, ये एंगल दिए गए होते हैं। यानी कि हमें ये जो आंसर है वो फाई 1 और फाई 2, यहाँ पे थीटा 1 है तो इसको मैं फाई 1 नाम दूंगा, ऊपर वाले को मैं फाई 2 नाम दूंगा। तो अपने को यही समीकरण फाई 1 और फाई 2 के पदों में ज्ञात करनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये एंगल फाई 1 फाई 2 यानी कि पी पॉइंट पे बनने वाले एंगल दिए गए होते हैं, थीटा 1 थीटा 2 नहीं दिए गए होते। सॉरी। तो अब आप क्या करोगे, जो थीटा 1 थीटा 2 नजर आ रहा है इसको तो हमें करना है गायब, और फाई 1 और फाई 2 के रूप में हमें पद प्राप्त करने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ये नीचे वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, इसको मैंने नाम दे दिया ए, सॉरी ए तो दे रखा है, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लूँगा, स्पेस कम है। त्रिभुज देखना ज़रा, बी पी ओ, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज को आप देख रहे हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 90 प्लस फाई 1 प्लस थीटा 1, 90 प्लस फाई 1 प्लस थीटा 1 इज इक्वल 180। तो थीटा 1 बराबर कितना बनेगा, 90 माइनस फाई 1 बन जाएगा, 90 माइनस फाई 1, ये हो गया। ठीक है, तो थीटा 1 के स्थान पे बच्चों आप लिखोगे 90 माइनस फाई 1। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज देखो ओ सी पी, 90 ऊपर का एंगल थीटा 2 है, लेकिन हमें त्रिभुज के अंदर का एंगल चाहिए, तो हाउ मच कितना बना, 180 माइनस थीटा 2 बना। तो 90 प्लस 180 माइनस थीटा 2 प्लस फाई 2, तो यहाँ से बच्चों ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस 180 माइनस थीटा 2 प्लस फाई 2 इज इक्वल कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि तीनों का योग है 180 डिग्री आना है। 180 180 कैंसिल, यहाँ से थीटा 2 को दूसरी ओर ले चलो, तो बच्चों थीटा 2 का मान आएगा 90 प्लस फाई 2। क्या समझे, थीटा 1 का मान आएगा 90 माइनस फाई 1, थीटा 2 का मान आएगा 90 प्लस फाई 2। ये चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। अब आप यहाँ पे इस वैल्यू पुट कर दोगे, b बराबर आ जाएगा म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर कोस थीटा 1 के स्थान पे 90 माइनस फाई 1, कोस थीटा 2 के स्थान पे 90 प्लस फाई 2, 90 प्लस फाई 2, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। 90 माइनस फाई 1 कोस किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो b बराबर बच्चों क्या बनेगा, म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर, b बराबर म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर कोस 90 माइनस फाई 1 का मान होता है बच्चों साइन फाई 1। इसी प्रकार से कोस 90 प्लस फाई 2 का मान होता है माइनस का साइन फाई 2, माइनस और एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये बन जाता है प्लस का साइन फाई 2। और ये समीकरण नंबर जो 7 है वो आपका फाइनल आंसर होगा। इस चीज़ को आप याद रखोगे, म्यू नोट आई बटे 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो हमने किया क्या है, देखो कोई भी डेरिवेशन, ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेरिवेशन स्टेप से याद रहती है। सीमित लंबाई के चालक तार के कारण यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो आप करोगे क्या,
सबसे पहले एक अल्पांश लिया, बायोसावर्ट नियम अप्लाई करेंगे, थीटा एंगल वगैरह मान लिया हमने। तो जो भी आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा उसमें एक बार तो कोट 180 माइनस थीटा का सूत्र लगाओगे, अगली बार कोसेक 180 माइनस थीटा का सूत्र लगाओगे, जिसके कारण हमें डीएल और एक्स की वैल्यू मिलेंगी। साथ साथ में याद करना अपने मन में ही, डीएल और एक्स की वैल्यू मिलेंगी। डीएल और एक्स की वैल्यूज आप पुट करोगे तो कुछ मान कोसेक थीटा वगैरह है वो कैंसिल हो जाएंगे, बच गया मान डीबी का हमें प्राप्त होगा। और डीबी का हमें कर देना है इंटीग्रेशन, जो कि लिमिट आएगा θ1 से θ2। हमें लिमिट चाहिएगी और हमें जो रिजल्ट है वो चाहिएगा φ1 से φ2 के पदों में, तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ये कुछ इसकी बेसिक स्टेप होंगी। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड बात, यहाँ पे बच्चों इंटरेस्टेड बात ये होगी कि ये जो O पॉइंट है वो हमने बोला था कि सेंटर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि ये O पॉइंट सेंटर में होगा तो क्या होगा, यदि बिंदु O केंद्र में हो तो क्या होगा, उस केस में φ1 और φ2 एंगल आपस में बराबर होंगे। जैसा कि ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यदि O केंद्र में है तो, यानी कि φ1 और φ2 बराबर होंगे। उस केस में b का मान हमें कितना मिलेगा, sin φ प्लस sin φ, यानी कि 2 sin φ बन जाता है। तो b बराबर हमें क्या मिलता है, μ0 I बटे 4πr इंटू 2 sin φ। 2 से 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मान हमें कितना मिलेगा, μ0 I बटे 2πr sin थीटा। इतना हमें मान प्राप्त हो जाएगा, sin φ है सॉरी, ओके। कब, जब O केंद्र पे है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये O है वो किसी एक किनारे पे हो, मान लो ये B बिंदु पे हो, हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि भाई ये सीमित लंबाई का तार था, यहाँ पे B पॉइंट था, यहाँ पे A था, और ये जो दूरी है वो R है, वो एक केंद्र बिंदु से। उस केस में बच्चों ये एंगल φ1 और φ2 कितने मिलेंगे, उस केस में हमें एंगल कितने मिलेंगे, जैसे कि इन दो रेखाओं के द्वारा एंगल बने थे, ये दो रेखाएं जो एंगल बना रही हैं, दिख रहा है स्पष्ट रूप से। ओके, अब क्या करना है कि इस रेखा को आप, इस पेन को आप इधर लेके आओगे तो यहाँ हमें स्टेबल करना है। उस केस में ये φ1 एंगल कितना बनेगा वो आपको सोचना है। ये एंगल बनेगा 0। कैसे बनेगा, जैसे इस प्रकार से आप जैसे जैसे नीचे लेके आओगे ना तो धीरे धीरे एंगल कम होता रहेगा, कम होते होते और यहाँ पे आएगा तो बिल्कुल ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कम होते होते कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक किनारे से यदि मैं बात करूँ इस अभिष्ट पॉइंट O की, तो उस केस में φ1 है वो 0 बनता है, और φ1 0 बनता है तो बच्चों ऊपर वाला एंगल है वो φ, मान लो φ बनेगा जैसे कि, तो यहाँ पे ये तो बन जाता है साइन φ1 का मान 0 बन जाता है। उस केस में साइन φ2 को बोल देंगे φ, तो परिणामी जो मान है b वो हमें मिलता है μ0 I बटे 4πr इंटू आता है साथ में साइन φ। कहने का मतलब कि केंद्र से यदि ये बिंदु O है तो उस केस में तो μ0 बटे 2πr होता है, और एक किनारे से है तो बटे में 4πr होता है, और यदि अभिष्ट बिंदु कहीं भी है तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 साथ में रहता है। तो ये 3 केस आप याद रखोगे कि O बिंदु कहीं भी हो तो ये सूत्र काम आएगा, O यदि मध्य में हो तो ये सूत्र काम आएगा, और यदि O किसी किनारे पे हो तो ये सूत्र काम आएगा, और इस चीज़ का आप मोस्टली ध्यान रखोगे। तो ये था बच्चों सीमित लंबाई के चालक तार के कारण अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।